सुबह होने से पहले प्रे करो। दयालु रैग्निवा, आज के दिन हमारी गवाह बनो। जब रात ढलने लगती है तो हम सच्चे मन से प्रे करते हैं। पावरफुल रैग्निवा हमें डार्क भविष्यवाणी से बचाते हैं। डियर रैग्निवा, हमें डार्क भविष्यवाणियों से बचाइए। फुलिश सर्वेंट के शहर पर अपनी ब्लेसिंग दीजिए। हमारे कोटान टाउन को ब्लेस कीजिए। और हमारी इलियाना उस टाउन को देखकर कहती है, कितना ब्यूटीफुल दिन है। और तभी उसके पीछे से एक लेडी कहती है, साल के इस समय में कोटान में अक्सर धूप खिली रहती है। और तभी वो उसे आकर हक कर देती है और कहती है, एलियाना, क्या तुम कह रही हो कि तुम पहली बार कैपिटल से बाहर आई हो? मैं लास्ट ईयर यहाँ आई थी, इसलिए अगर तुम्हें कुछ भी पता ना हो तो बस मुझसे पूछ लेना। दूसरी तरफ इलियाना, उसकी रिएक्शन तो कुछ ऐसे थे। वो उसे बोलती है, मुझे कुछ नहीं जानना है, इसलिए प्लीज मुझे जाने दो। शुलिया ये सुनकर तो वो फ्रिंज जाती है और कहती है, हमेशा की तरह कितनी कोल्ड हो इलियाना। मुझे पता है कि हम अभी अभी गाड़ी में मिले हैं। और इलियाना वो एक स्माइल के साथ अपने मन में सोचती है, बिल्कुल सही, मैं जानबूझकर दूरी बनाए रख रही हूँ। और तभी शोलिया उसके हाथों को पकड़कर कहती है, लेकिन अभी हार मानने का समय नहीं आया है। आज हमारे स्टडीज का पहला दिन है, इसलिए मैंने तय किया कि मैं तुम्हें और अच्छी तरह से जानूंगी। चलो रजनीवा के बाहों में चलते हैं। ये बोलकर वो उसे घसीटते हुए ले जा रही होती है। और तब हमारा सीन चेंज होता है। इलियाना को देखते हैं जो काफी तेजी से चल रही थी। और तब वो अपने मन में कहती है, जैसा कि धार्मिक अध्ययन के मामले में होता है, मुझे लगा था कि दिन उबाऊ और एक जैसा होगा। हालांकि मैंने पक्का इरादा कर लिया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी बिजी हो जाऊंगी, सच में। उसके बाद वो लोग अपने क्लासरूम में आ जाते हैं, जिसमें शूलिया कहती है, हाँ हम लोग ऑलमोस्ट लेट होने वाले थे। शुक्र है कि हम टीचर के आने से पहले यहाँ पहुंच गए, है ना इलियाना? और इलियाना वो तो उसे काफी दूर जाकर बैठी थी। और शूलिया वो तो अपनी आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी। उसे देखकर इलियाना सोचती है, मुझे उन नजरों से मत देखो। मेरा तुम्हारे करीब आने का कोई इरादा नहीं है। अपने प्रीस की स्टडी के लिए भूटान आए हुए मुझे 3 दिन हो गए हैं। अब तक सब कुछ बहुत भागदौड़ भरा रहा है। सुबह 6 से 10 तक बस प्रेयर्स और क्लासेस ही होती है। प्रेयर्स और क्लासेस, क्लासेस। 10 मिनट के ब्रेक के लिए भी मुश्किल से ही समय मिलता है। अगर मैग्निस ना होता तो मैं अब तक कैपिटल से भाग गई होती। मुझे लगता है कि वो अब भी मुझ पर बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। एक नोबल लेडी जो एक प्रीस्टेस बनने की पढ़ाई कर रही है। एक ऐसी लेडी जो नोबल होने के बावजूद सादगी से रहती है और कम खर्चीली है। सबकी नजर मुझ पर थी, लेकिन मैंने उन्हें लगातार इग्नोर किया। वैसे भी मुझे दूसरों के साथ गहरे रिश्ते बनाने में कोई मजा नहीं आता है। मैं यहाँ सिर्फ एक ही काम कर सकती हूँ, और यही है टाइम बीतने का इंतजार करना। उसके बाद दिन ढलता है। उन लोगों की क्लास भी खत्म हो जाती है। जूलिया को देखते हैं जो इलियाना से कह रही होती है, क्या तुम अभी हॉल में जा रही हो? तब इलियाना कहती है, नए लोगों के लिए डीन की स्पीच। तब जूलिया कहती है, हाँ वो 20 मिनट में है। ये बोरिंग भाषण कितना लंबा चलेगा? तब इलियाना कहती है, मुझे यकीन है कि ये कभी ना कभी तो खत्म होगा ही। फिर जूलिया कहती है, तुम कितने रूढ़िवादी नॉवेल लेडी हो। क्या सभी नॉवेल लोग यही सोचते हैं? तब इलियाना कहती है, ये तो बस लोगों का बेस है। फिर वो अपने मन ही मन कहती है, मैं उसे बार बार दूर करने की कोशिश करती हूँ, फिर भी वो इतनी जिद पर अड़ी है। और तभी वो उसे कहती है, मैं पहले डॉम जाऊंगी और फिर वहां आऊंगी। ये सुनकर जूलिया कहती है, क्यों, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? फिर इलियाना कहती है, मैं कुछ भूल गई, तुम आगे बढ़ो। तब जूलिया वो जाते हुए कहती है, ओके, ज्यादा समय मत लगाना इलियाना। और तब इलियाना भी उसे बाय करती है। और फिर वो आगे सोचती है, वो मुझे अनकंफर्टेबल फील करवाती है, और इसीलिए भी क्योंकि वो मुझे किसी की याद दिलाती रहती है। उसके बालों का रंग मैग्नेट से मिलता जुलता है। मैं सोचती हूँ उसका क्या हाल है उस दिन के बाद से। मुझे हफ्ते में एक बार उसकी हालत के बारे में रिपोर्ट मिलती है। मेड्स उसे रेगुलर किताबें पहुंचाती है और कार्ल उसका चेकअप करता है। उसकी लत में बहुत सुधार हुआ है। वो मेरे बारे में भी पूछता है, और उसे अब भी हर रात सोने में तकलीफ होती है। ठंड से वो कांपता रहता है। ये इमोशंस कब बेहतर होगी? और वो यही सब सोच में होती है। लेकिन तभी उसे किसी की चिल्लाने की वॉइस आती है, नहीं मैं पागल नहीं हूँ, मैं आपसे चुपके से मदद मांग रहा हूँ। उस वॉइस को सुनकर इलियाना उस ओर देखती है जहाँ पर एक आदमी किसी से कहता है, तुम असल में कौन सी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो? तो सामने वाले आदमी को देखकर इलियाना सोचती है, फादर टाइल, उनके बगल में वो लोग कौन है? और तब वही फादर उन लोगों से कहता है, मैंने पांगो पैटर्न से जुड़ी उन डाक लिखावटों को देखा है। डाक लिखावट डेविल्स की लैंग्वेज है।
इसके कई नाम हैं, लेकिन असल में ये एक ही चीज का प्रतीक है। निषेध भविष्यवाणियों की बुक, वो किताब सच में मौजूद है। मेरा मतलब है वो होली बुक, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अंपायर के फ्यूचर की भविष्यवाणी की थी। ये सुनकर इलियाना सोचती है, भविष्यवाणियों की किताब? नॉवेल में ऐसी कोई चीज कभी थी ही नहीं। और तभी वो साइड में होकर छुप जाती है। सामने खड़े हुए और उरी में से एक आदमी बोलता है, तो शायद तुम उसे ढूंढ सकते हो। हमें उसे जल्दी से जल्दी ढूंढ कर खत्म करना होगा। ये सुनकर एक दूसरा पर्सन बोलता है, मैं समझ गया। और तब वो अपनी तलवार निकालते हुए कहता है, मैंने ऐसी जानकारी सुनी है जिसके बारे में आपको पता नहीं होना चाहिए, और वो चीज हमारे पास आ गई है, तो मैं अच्छी तरह समझता हूँ। फादर टेल। ये सुनकर एलियाना हैरानी से उसे और देखती है, और वो आदमी फादर पर तलवार चला देता है और उसकी वही मौत हो जाती है। दूसरी तरफ इलियाना वो ये देखकर काफी ज्यादा डर जाती है, और फिर वही पर्सन दूसरे से कहता है, कोई ऐसी कहानी बनाओ जिसे टेम्पल में कोई परेशानी ना हो। ये सुनकर वो आदमी कहता है, जी माय लॉर्ड। और तब वही कहता है, किसी लुटेरे का हमला सुनने में सच लगता है, कुछ और सुटेबल वर्ड्स बनाओ। ये सुनकर वो लोग कहते हैं हाँ। और तभी वो मुड़कर इलियाना की ओर बढ़ता है और वहां आकर तुरंत दिखता है, लेकिन वहां इलियाना नहीं होती है। जिसको देखकर वो एक स्माइल करता है और फिर इलियाना को देखता है, जो भागते हुए अपने मन में सोचती है, मैंने अभी अभी क्या देखा? क्या उन्होंने फादर टेल को मार डाला सिर्फ इसलिए कि उन्हें भविष्यवाणी की किताब के बारे में पता था? मुझे किसे बताना चाहिए? दूसरे स्टूडेंट्स को, या दूसरे प्रीस्ट को, या फिर शायद डीन को? नहीं, उन लोगों ने टेंपल ग्राउंड में से एक प्रीस्ट को मार डाला। मुझे यकीन है कि उन्हें पूरा भरोसा था कि जो कोई भी उन्हें पकड़ेगा वो उनका मुंह बंद कर देंगे। अगर मैंने कोई जल्दबाजी भरा कदम उठाया तो मैं खुद को खतरे में डाल सकती हूँ। खुद को संभालो। अगर मैंने सावधानी नहीं बरती तो शायद मैं मैग्निस को दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगी। कोई मेरा मर्डर भी कर सकता है। तब सीन चेंज होता है। टेम्पल के अंदर एक लाइब्रेरी में देखते हैं जहाँ पर इलियाना किताबें पढ़ रही होती है। और तब वो अपने सिर को प्रेस करते हुए सोचती है, उस घटना के बाद से ही मैं जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही हूँ उन डार्क राइटर्स के बारे में। हालांकि मुझे कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है। पुरानी कथाओं में भविष्यवाणियों की एक ऐसी किताब का जिक्र मिलता है जिनके बारे में कहा जाता है कि वह एम्पायर के फ्यूचर की भविष्यवाणी करते हैं। मुंह जुबानी चली आ रही है फेरी टेल्स की कहानियों में इसे किसी विलन या मॉन्स्टर के तौर पर दिखाया गया है। कहा जाता है कि ये किताबें सारी बुराइयों की जड़ है। इसका रूप रंग या इसके अस्तित्व की जगह के बारे में अलग अलग धारणाएं थी, लेकिन सभी अकाउंट्स में एक बार समान थी कि ये एक ऐसी कहानी थी जिसमें भविष्यवाणियां लिखी हुई थी। कहा जाता है कि ये एक पुरानी कहानी है जिसे अंपायर का हर व्यक्ति जानता है, लेकिन अगर ऐसा है तो नॉवल में इसका जिक्र क्यों नहीं किया गया? असल में शुरू तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। एलियाना की फैमिली और उसकी डायरी, इन समानताओं का जिक्र नॉवल में कभी नहीं किया गया था। मैं सोच रही हूँ कि ये सब चीजें आपस में कैसे जुड़ी है। और तभी उनके सामने से दो लड़के जाते हैं जो आपस में बात करते हुए कहते हैं, क्या तुमने सुना है? तब दूसरा वाला कहता है, ओह तुम्हारा मतलब है फादर टेल। तब वही पर्सन बोलता है, मैंने सुना है कि डोनेशन पहुंचाते समय एक लुटेरे ने उन पर हमला कर दिया था। उनकी बॉडी शहर के एक बाजार के कोने में मिली। ये सुनकर दूसरा वाला कहता है, ओह माय गॉश, और लुटेरे? फिर वही पहला वाला कहता है, उन्होंने अभी तक उन्हें पकड़ा नहीं है। वो किसी प्रीस्ट पर कैसे हमला कर सकते हैं? मुझे डर लग रहा है। अंदर आने से पहले चलो ड्राम में वापस चलते हैं। उन्हें सुनकर इलियाना सोचती है, प्रीस्ट बनने की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के तौर पर मैं कुछ नहीं कर सकती। और मुझे सच में लगा था कि अगर मैं कोटान आऊंगी तो मुझे कुछ शांति मिलेगी। ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है। ये सब चीजें क्यों हो रही है? मैग्नस की हालत की वजह से मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, इसलिए प्लीज मैं नहीं चाहती कि मैं और किसी मुसीबत में फंसूं। और तब हमें मैग्नस के यहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बेड पर लेटा हुआ था। वो कांपते हुए कहता है, ये ठंडा है, अंधेरा हमेशा तुम्हारी तरफ से एक सजा ही रहा है। क्या तुम्हें पता है कि मुझे सबसे ज्यादा डर किस बात का लगता है? उन डरावने सपनों के बीच ये मेरी आंखों की रोशनी या सुनने की क्षमता खोने की बात नहीं है, और ना ही ये मेरे मानसिक संतुलन खोने की बात थी। ये तो अकेले रह जाने का अकेलापन था। तुम्हें मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था लेडी लियाना। चाहे मैं तुम्हें कितनी भी आवाज क्यों ना दूं, तुम अब कभी वापस नहीं आओगी। मुझे कोई परेशानी नहीं थी एक ऐसा जानवर बनकर रहने में जिसने किसी का कत्ल किया हो। लेडी लियाना, जब तक तुम मेरे साथ थी मैं। और तभी वो फिसल कर नीचे गिर जाता है।
तभी उसके माइंड में कुछ आवाजें गूंजने लगती है। बेचारा मैग्नस, स्टूपिड, पूर मैग्नस, हे मैग्नस किधर आओ। गुड लक मैग्नस। उसे सुनकर वो अपने कानों को बंद कर कर कहता है, रुक जाओ, ये मैग्नस कौन है? तुम मुझे बार बार उस नाम से क्यों बुला रहे हो? और तभी वो सोचता है मैं, उस नाम से पुकारा जाना। और तभी उसके माइंड में इलियाना की यादें टूटने लगती है और उसे अपनी पिछली मेमोरीज याद आने लगती है। वो बाहर की ओर देखते हुए कहता है, मैग्नस बी क्लाउड। और वो बस आसमान की ओर ही देख रहा था और बहुत हैरान दिख रहा था। लेकिन तभी उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो कहता है, माय लेडी लियाना, तुम्हारा वो जानवर जिसे तुमने छोड़ दिया था, अब मैं एक इंसान बनकर तुमसे मिलने आऊंगा। और फिर हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक पंछी इलियाना के पास आता है और उसके पैरों पर एक नोट होता है। इलियाना वो सोचती है, मुझे एक रिपोर्ट मिली। वो भाग निकला और डॉक्टर के घर रहने लगा। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ। उस नोट को पढ़कर इलियाना सोचती है, फाइनली मैग्नस कॉटेज से भाग चुका है। ओरिजिनल नॉवेल में मैग्नस भागने के बाद डॉक्टर के घर रहता है। डॉक्टर मैग्नस का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और आगे चलकर वह एम्प्रेस बन जाती है। वो नॉवेल की फीमेल प्रोटैगनिस्ट है। ये नॉवेल में बताई गई घटना से 1 साल पहले ही हो गया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इतना फर्क ठीक है। अब मुझे थोड़ा ज्यादा सुकून महसूस हो रहा है। और तब वो खुशी से अंगड़ाई लेते हुए सोचती है, अब बस फादर टेरी बचे हैं। लेकिन उतने में ही उस पर कोई पानी डाल देता है और वहां पर एक लड़की होती है जो उसे कहती, ओ आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं। मैं पेड़ को पानी दे रही थी। और तुम ठीक हो ना इलियाना? और इलियाना वो तो भीग चुकी थी। वो एक गहरी सांस लेकर सोचती है, ठीक है, मैं भूल ही गई थी कि मुझे एक नई मेंबर से भी निपटना है। तब वो उसे कहती है, तुम फूलों को पानी देने वाली थी है ना शिमोन? खैर गीले होने पर भी मैं शानदार ही दिखती हूँ। ये सुनकर कंफ्यूज होकर कहती है, क्या क्या तुम बेवकूफ हो या बस बेवकूफ होने का नाटक कर रही हो? उसे सुनकर इलियाना कहती है, मेरी होशियार साथी स्टूडेंट शिमोन, ये किताब मुझे लाइब्रेरी से मिली है। क्या मैं नुकसान की वजह के तौर पर तुम्हारा नाम लिखा सकती हूँ? ये सुनकर उसे गुस्सा आने लगता है। वो चिल्लाते हुए बोलती है, हाँ, किसी को कोई परवाह नहीं है कि ऐसी गंदी किताब खराब हो गई। तब इलियाना खड़ी होते हुए कहती है, ठीक है, मैं इसे हाँ मान लेती हूँ। ये बोलकर इलियाना वहां से जाने लगती है। तब वो लड़की उससे कहती है, तुम प्रिंसेस नहीं बनना चाहती हो है ना? अगर तुम सच में ऐसी बनना चाहती हो तो तुम हर समय ऐसी किताबें साथ लेकर नहीं घूमती। इस तरह हमारी बेइज्जती मत करो। एक नॉवेल में पैदा होने की वजह से तुम्हारे पास वो सब कुछ है जिसकी कोई भी चाहत रख सकता है। आखिर तुम यहाँ क्यों आई हो और तुम्हें क्या चाहिए? साफ है कि तुम किसी न किसी तरह इस जगह का इस्तेमाल कर रही हो। दिखावा मत करो कि तुम रेगनिवा में यकीन करती हो, जबकि तुम फायदे के लिए आस्था का इस्तेमाल कर रही हो। उसे सुनकर इलियाना अपने मन में कहती है, मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी ऐसी दुश्मनी का सामना करना पड़ा है इस स्कूल में अपने पूरे समय के दौरान। तब इलियाना उसे कहती है, इतने जोश से भरे लोगों के बीच मुझ जैसे बेहुदा इंसान को देखकर तुम्हें अजीब लगता होगा। मैं ये बात समझती हूँ। तुमने जो बातें कही मैं उनसे इनकार भी नहीं करूंगी, लेकिन चिंता मत करो, मेरा किसी और की जगह लेने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अगर आप में सच्चा विश्वास है तो उसका इस्तेमाल किसी को परेशान करने के बहाने के तौर पर नहीं किया जा सकता। ये निश्चित रूप से फ्यूचर की प्रीस्टेस के लिए शोभा नहीं देता है ना? ये सुनकर वो एकदम शांत हो जाती है। और इलियाना वो तो वहां से आगे बढ़ते हुए सोचती है, मुझे इस तरह की घटनाओं की इतनी आदत हो गई है कि अब मुझे ये बोरिंग लगती है। ऐसी मामूली बातों से कहीं ज्यादा जरूरी है वो लोग। मैंने उस दिन के बाद से कोई भी सस्पिशियस व्यक्ति को नहीं देखा है। क्या ये घटना बस ऐसे ही बीत जाएगी? अगर ऐसा हो जाए तो राहत मिलेगी, लेकिन मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है?